क्लासेस और मैं हूं हरि किशन। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एच के क्लासेस में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट इसमें लिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम एक पहला चैप्टर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। आवेश और वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले समझना जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है। 12th फिजिक्स के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामिक। तो हम यहाँ पर जो पहला चैप्टर लिए हैं वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट होता है। समझ पा रहे होंगे। तो इस फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए, एक अच्छा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें विदाउट स्किप किए हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि इस अपनी सरल भाषा में फिजिक्स को आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि ऐसे ही 11 और 12 के मैथ और फिजिक्स से नॉलेजेबल वीडियो हम डालते रहते हैं, जिससे कि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रियल में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्डों का एक संधि है, अर्थात दो शब्दों का क्या है, जो संधि अर्थात ये जोड़ दिया गया है। कहने का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अलग अलग पार्टों में तोड़ते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रो धन स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर होता है आवेश से है, और यहाँ पर स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्थिर से है। यहाँ से कहने का मतलब इस हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्थिर आवेश का ही अध्ययन करेंगे, अर्थात पूरे चैप्टर में जहां भी हम बात करेंगे वहां आवेश हमारा स्थिर रहेगा, अर्थात एक पॉइंट पर। कहने का मतलब ये आवेश है तो अपनी जगह पे क्या रहेगा, पॉइंट अप रहेगा, अर्थात रुका हुआ रहेगा, अर्थात रेस्ट चार्ज की बात करेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं वैद्युत। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा अपनी भाषा में बोले तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट इज क्लियर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लेते हैं सबसे पहले वैद्युत आवेश को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप इसको ध्यान से समझें कि ये होता क्या है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, वैद्युत आवेश, वो किसी पदार्थ का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में अन्य कोई पदार्थ उसके बल का अनुभव करे। कैसे समझें इसको, जैसे कि हम आपको बताएं, आपको वैद्युत आवेश के बल से समझने के लिए हम आपको याद दिलाते हैं बचपन का एक जादू। हम लोग क्या किया करते थे, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में हम क्या करते थे, एक पेन लेते थे और पेन को आराम से बालों में रगड़ते थे, और रगड़ते फिर हम क्या करते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या फिर धूल के कणों को उठाया करते। ये हमने पढ़ा है, देखा भी है प्रैक्टिकल करके, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम अपने पेन को या किसी लकड़ी को बालों में रगड़ते हैं तो हमारी पेन जो लकड़ी होती है वो आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाने से अब हम जैसे उसको धूल या कागज के टुकड़ों के बीच ले जाते हैं तो वो अपना बल उस पर अनुभव कराता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य आवेश पर अपने बल का अनुभव कराता है। समझ पा रहे हैं। इसके लिए अब बात करते हैं, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है।
अदिश राशियां और सदिश राशियां हम 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। सदिश राशियां अदिश राशियां पूरे चैप्टर दिया गया है। फिर ये आपको बताते हैं कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हम परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण कहने का मतलब किसी भी क्वांटिटी वैल्यू से मतलब होता है। जैसे मान के चलते हैं ये तो ये केवल अगर हमने एक सीधा रेखा खींचा हुआ है तो ये केवल परिमाण को व्यक्त करेगा, केवल परिमाण को ही व्यक्त करेगा। और अगर हम इसमें ये एरो को चिन्ह लगाते हैं, एरो लगा देते हैं, तो एरो का मतलब होता है ये किसको व्यक्त करेगा, दिशा को व्यक्त करेगा। समझ पा रहे हैं? तो जो सदिश राशियां होती हैं उनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए, और जो अदिश राशियां होती हैं उनको केवल और केवल यहाँ पर परिमाण वश की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से वैद्युत आवेश को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। इसकी ऐसा यूनिट, वैद्युत आवेश की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो कूलाम होता है। और भी अदर पद्धति में देखें तो माइक्रो कूलाम भी, पिको कूलाम, इस तरीके से होते हैं। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इसकी स्टैंडर्ड इकाई अर्थात ऐसा इकाई में इसको परिवर्तित करेंगे, फिर इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के विमी सूत्र। विमी सूत्र कैसे निकालते हैं, ये क्लास 11 में चैप्टर दिया विमी सूत्र, विमी विश्लेषण वाला, उसमें से देखेंगे। यहाँ पर हम केवल बात करते हैं इसके फॉर्मूले से, हम आपको विमी सूत्र बताते हैं। Q बराबर IT, Q बराबर IT जो है वो हम चैप्टर धारा से लेते हैं। ये फॉर्मूला जो निकला है वो धारा का चैप्टर है। हमने पढ़ा था वहां पर धारा की परिभाषा से I बराबर Q/T। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को किसी चालक में क्या कह देते हैं, प्रवाहित धारा कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं Q आवेश होता है और यहाँ पर धारा I जिसको हम एम्पियर से, इसका मात्रक होता है, और यहाँ पर A और यहाँ पर T, अर्थात इसका जो विमी सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, A/T हो जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बता दिया है आपको, इसी फॉर्मूले से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखें। आप दिया गया है, यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो उस तार में धारा का मान क्या होगा। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें। यदि किसी तार में 4 कूलाम का, 4 कूलाम ये क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है, Q बराबर 4 कूलाम। यहाँ पर दिया गया टाइम T = 2 सेकेंड। क्योंकि हम जानते क्या है, Q बराबर IT, Q बराबर IT अर्थात Q का वैल्यू दिया गया 4 कूलाम, इक्वल टू यहाँ पर I ज्ञात करना है और समय दिया गया 2 सेकेंड। वैल्यू पुटअप किया, इसको पक्षांतर किया तो I बराबर निकाल आया 4/2, अर्थात I बराबर क्या निकल आया, 2 एम्पियर। स्टूडेंट्स बता दें आपको हम यहाँ पे कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं, जिसकी भी वैल्यू आप निकाल रहे हो, एटलीस्ट उसका मात्रक लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मात्रक को भूल जाते हैं लिखना तो इसे समझें कि आपका निकाला गया आंसर क्लियर नहीं। समझ पा रहे हैं? इसके बाद यहाँ पर हमने अभी बात की है पूरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, आवेश के बारे में। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है इसको बिगाड़ देते हैं, तो समझते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश जनरली 2 प्रकार का ही होता है। यहाँ पर एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दैट इज क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो जो पॉजिटिव होता है, धनावेश जो होता है, ये किसी वस्तु के या किसी पदार्थ की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। क्या बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की ये कमी को प्रदर्शित करता है। समझ पा रहे? इस प्रकार से अब यहाँ पर दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को व्यक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता को
प्रदर्शित करता है। अब अधिकता और कमी से क्या मतलब है इसका? जैसे हम आपको बात करते हैं, ये क्या है, एक हमारी कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज दिए गए हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज दिए गए हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ पर अधिक दिख रहा है और नेगेटिव चार्ज कम दिख रहा है। तो एक दूसरे के, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो कैंसिल करने से एक पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ गई, हमारी कमी। अगर एक इलेक्ट्रॉन और हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, पूरा हो जाता। तो कहने का मतलब धन आवेश किसी भी पदार्थ की या वस्तु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आवेश उत्पन्न करने के आवेशन की विधियां। किसी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को आवेश कैसे किया जाए, मेन इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आवेशन की विधियों के लिए इसको देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा आवेशन की विधियों की मैं यहाँ पे दिखाते हैं आपको। आवेशन की विधियां जनरली, आवेश की विधियां या किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए जनरली 3 विधियों को प्रयोग किया गया है। तो हम आपको ऐसे बताते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां कैसे कैसे आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जाएंगे, ठीक। तो आवेशन विधियों में हम आपको बताते हैं 3 प्रकार से। देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं आपको एक फर्स्ट स्टेप घर्षण विधि। घर्षण। दूसरे में दिखाते हैं आपको हम यहाँ पर चालन। और यहाँ पर दिखाते हैं प्रेरण। देख पा रहे हैं आप आवेशन, कैसे आवेश को हम उत्पन्न करें। सबसे पहले यहाँ देखते हैं घर्षण विधि की, इसकी चर्चा करते हैं। घर्षण विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घर्षण में क्या होता है, रगड़ना। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ना, जी क्या कहलाता है, घर्षण, फ्रिक्शन कहलाता है। तो जब हम 2 पदार्थों को या 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर उनको दूर दूर ले जाते हैं, जैसे कि ये मार्कर लिए, हम इनको आपस में दोनों को अच्छी तरीके से रगड़े और रगड़ने के बाद इनको हम दूर दूर ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति से कहने का मतलब क्या है, धनावेश और ऋणावेश से। तो अलग अलग प्रकृति और समान परिमाण, मेन इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इतना तो सबको जान जाता है कि यहाँ पर 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, लेकिन आपस में रगड़ने से यहाँ पर अलग अलग प्रकृति और समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं, एक बार फिर से देखेंगे। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं तो इन दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति और समान परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, अर्थात उनकी वैल्यू समान है। अगर एक पर 10 कूलाम का है तो उस पर भी 10 कूलाम का होगा, बशर्ते अंतर इतना होगा, एक पर प्लस चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अलग अलग प्रकृति और समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर घर्षण के द्वारा आवेशन कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ? इसके बाद चलते हैं इस चालन वाली विधि पे। चालन विधि क्या होती है, जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट होता है चलन, अर्थात जिस चलने से साथ एक दूसरे में ट्रांसफर करने से। तो चालन विधि में क्या करते हैं, जब हम किसी आवेशित वस्तु को मान के चलते हैं जिस पर पहले से आवेश उत्पन्न है, ठीक है, ये फर्स्ट वस्तु है, और ये दूसरी वस्तु लिए हुए हैं, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात एक आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु। तो जब हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, अर्थात इसको स्पर्श कराते हैं, ठीक, तो इसको स्पर्श जब कराते हैं तो इसको स्पर्श कराने से ही इस आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश क्या होने लगता है, पहुंचने लगता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर यहाँ पर उसको क्या कर लेते हैं, आवेश को उत्पन्न करा लेते हैं, अर्थात उसको भी आवेशित कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं?
मेन इंपॉर्टेंट आवेशन विधि है प्रेरण विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रेरण, वैद्युत प्रेरण। तो वैद्युत प्रेरण क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत प्रेरण में। तो वैद्युत प्रेरण में इसमें भी आपको क्या करना होता है? दो वस्तुएं लेनी होती है। दो वस्तुएं ऐसी होती हैं कि एक तो आवेशित होती है और दूसरी अनावेशित होती है। एक आवेशित होती है और दूसरी अनावेशित होती है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, संपर्क ऐसे लाना होता है, उसको स्पर्श नहीं कराना होता, अर्थात उसको पास लाना होता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो ऐसी स्थिति में अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और इससे दूर वाली पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे ये धनावेशित था तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और इससे दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये कौन सी वस्तु है? ये आवेशित वस्तु है और ये वाली अनावेशित वस्तु है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं। समझ पा रहे? तो इस प्रकार से जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो यहाँ पर अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस पूरी घटना को हम कह देते हैं यहाँ पर वैद्युत प्रेरण। अर्थात इस प्रकार से प्रेरण विधि के द्वारा हम वस्तुओं को आवेशित करें। समझ पा रहे हैं इस चीज? इसके लिए अब देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ, जैसे कि हम आपको समझाते हैं। इसके द्वारा एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आवेशन के द्वारा किसी एक गोले को क्या करना, हमें धनावेशित करना है। अर्थात प्रेरण के द्वारा क्वेश्चन आता है कि प्रेरण विधि के द्वारा अनावेशित गोले को आवेशित करना, धनावेशित करना है। गोले को धनावेशित करना, क्या करना है? धनावेशित करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या आता है? प्रेरण विधि से गोले को धनावेशित कीजिए। तो हमें ध्यान दीजिएगा, गोले को धनावेशित करना है, अर्थात उसको हमें क्या करना है? पॉजिटिव करना है। अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हम उसके संपर्क में सबसे पहले विपरीत प्रकृति की वस्तु को ले जाएंगे, अर्थात हम नेगेटिव आवेशित वस्तु को उसके पास ले जाएंगे। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले इसको हम 4 स्टेप में पूरा कर लेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, दिखाते हैं आपको कि एक जे ऋणावेशित हमने एक छड़ ली हुई है और यहाँ पर एक अनावेशित क्या है? गोला है, जिस पर पहले से कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात ये अनावेशित गोला है और यहाँ पर ये क्या है? ऋणावेशित छड़ है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर ऋणावेशित क्यों लिया गया है? क्योंकि हमें इसको क्या करना है? धनावेशित करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में करना क्या हमें? हमारा प्रेरणा क्या कहता है कि जैसे ही हम इसको पास में लाते हैं तो पास वाली सतह पर, प्रेरण के नियम से, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस छड़ को इसके संपर्क में लाए तो यहाँ पर क्या हो गया? इस छड़ से ऋण आवेश होने के कारण इस गोले की बाहरी सतह पर, अर्थात पास वाली सतह पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। क्योंकि पास वाली सतह पर विपरीत आवेश, तो ऋण आवेश लिया तो यहाँ धन आवेश आएगा।
और दूर वाली सतह पर क्या हो जाता है, ऋणावेश आ जाता है। अब चूंकि हमें गोले को केवल धनावेशित करना है और ऐसी स्थिति इसमें देखना है कि ऋणावेश और धनावेश दोनों आ गए हैं, तो इसके लिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ऋणावेश वाले सिरे का इसका भू संपर्क करा देंगे, अर्थात इसका संबंध पृथ्वी से करा देंगे। क्या करेंगे, इसका संबंध हम पृथ्वी से करा देंगे। अब पृथ्वी से कराने से क्या पता चलेगा आपको, क्या फायदा है इससे आपको, ये धनावेश था, अब यहाँ पर ऋणावेश दिया गया था, तो इस ऋण आवेश को हमने क्या किया, पृथ्वी से संपर्क करा दिया, इसको भू संपर्क करा दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब यहाँ पर पृथ्वी का जो विभवांतर होता है वो 0 होता है, अर्थात धारिता सी क्या होती है, अनंत होती है, और धारिता और विभव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, तो हमने जैसे इसका भू संपर्क कराया तो इसका जो ऋण आवेश था वो सारा का सारा कहाँ चला गया, पूरा पृथ्वी में चला गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अर्थात इसमें क्या किया, चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जब ऋण आवेश चला गया तो गोले में क्या बचा, केवल धनावेश। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जब धनावेश इस पर बचा है तो यहाँ से पृथ्वी का संपर्क भी हटा देंगे और यहाँ से हम इससे आवेशित क्षण को भी दूर हटा देंगे। यहाँ से भू संपर्क हटाया और यहाँ से आवेशित क्षण को हटाया, तो इसके बाद केवल गोले पर क्या बच जाएगा, एटलीस्ट धनावेश क्या बच जाएगा। और इस प्रकार से हम प्रेरण के द्वारा किसी भी अनावेशित गोले को धनावेशित कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने आज पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश में देखा हमने। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या देखा हमने, वैद्युत क्षेत्र देखा, वैद्युत आवेश देखा, और यहाँ पर उसके पार्ट देखे, धनावेश और ऋणावेश को देखा, आवेशन की विधियों को देखा कि आवेशन की विधियाँ क्या थी। हमने आवेश को 3 विधियों के द्वारा दिखाया आपको, प्रेरण के द्वारा, घर्षण के द्वारा और चालन के द्वारा। फिर इसके बाद हमने देखा, एक क्वेश्चन किया प्रेरण के द्वारा किस प्रकार से गोले को धनावेशित किया था। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आवेश को कवर करते हैं। अब यहाँ पर आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे, जो आगे का लेक्चर होगा उसमें कुछ आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर इसके बाद वैद्युत क्षेत्र तो अभी काफ़ी दूर है, वैद्युत क्षेत्र को बहुत देर बाद काफ़ी देर दूर है अभी, तो अगले लेक्चर के बाद देखेंगे हम यहाँ पर वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुणों में अगर थोड़ा सा हम जानकारी के रूप में दें तो वैद्युत आवेश में जैसे कि एक आवेश संरक्षण का सिद्धांत आता है और आवेश क्वांटमीकरण आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज की क्लास में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच।